भरोसा खुद की मेहनत पे रखिए। भरोसा खुद की मेहनत पे रखिए, ये दुनिया मदद नहीं भीख देती है। भरोसा खुद की मेहनत पे रखिए, ये दुनिया मदद नहीं भीख देती है। चढ़ती गिरती चींटी से भी, चढ़ती गिरती चींटी से भी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं अपनी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले कहना चाहूँगा, भले ही हमारे पास संसाधनों की कमी हो, चाहे हमारे पास अच्छा सा सेटअप नहीं हो, तो क्या हुआ, हम यहाँ पर जो आए हैं आप लोगों को सिखाने के लिए आए हैं, हमारी नीयत बिल्कुल दुरुस्त है। तो कभी भी दोस्तों, जो हमारी जो बुक्स होती है उसके कवर को देख के कभी भी आकलन नहीं लगाना चाहिए कि किताब कैसी है। उसको पढ़ने से ही पता चलेगा उसमें कितनी इम्पोर्टेंस है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज की हमारी क्लास, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेज पास्ट इंडेफिनिट पर आधारित है। चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेज पास्ट इंडेफिनिट। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया था, पास्ट टेंस पढ़ा दिया और फ्यूचर टेंस पढ़ा दिया। उन दोनों टेंस में मैंने दो टेंस छोड़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों, उसके पीछे छोड़ने का कारण था, मैंने आपको बताया था कि मैं इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने आपके लिए वो सेपरेट वीडियो बना लिया। इसके पीछे कारण ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं इन्हीं दोनों टेंस में होते हैं, चाहे वो एरर डिटेक्टिंग हो, चाहे वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हो। तो अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेके आने हैं तो इन दोनों टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो ये टॉपिक है वो 5th क्लास से लेकर 12th तक, और 12th के बाद में जितने भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं सभी में ये चीज़ तो आनी ही आनी है, तो हमें इनको सीखना है। ये टॉपिक उसमें नहीं बताकर इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो लंबा हो सकता था, और अलग से मैंने सेपरेट इसलिए बताया, इसके पीछे एक और कारण है, वो आपको अब मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। दोस्तों, दो जुड़वा जो भाई होते हैं, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है दो जुड़वा भाइयों को, मगर एक जो माँ होती है वो उन दोनों को अच्छी तरीके से पहचान सकती है, क्योंकि उनको छोटी से छोटी खूबी का पता होता है कि इन दोनों में विभेद कैसे किया जाए, इन दोनों में डिफरेंसेस पैदा कैसे किया जाए। तो देखते हैं, आज हम वही माँ की नज़र से इन दोनों जुड़वा भाइयों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को अलग करेंगे, अलग नहीं करके इनको पहचानेंगे कि कौन सा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम अपनी जो नज़र है वो माँ की तरह बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पिछले जो टेंस हैं एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले पिछला थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। और आपको अगर पिछली वीडियो देखनी है तो मेरे आई बटन पे, जो वीडियो का आई बटन है उस पर क्लिक करें और उस पर आप देख सकते हो। ये वीडियो के एंड में भी मैं उसको लगा दूंगा, एंड स्क्रीन में, उसमें देख लेना। तो होता क्या है, प्रत्येक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इन सभी में जो हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, वाज, वर, हैड बीन, सेल, बी, विल बी, सेल हैव बीन, विल हैव बीन। तो दोस्तों, वाक्य 4 प्रकार के बताए थे प्रत्येक टेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, मीन्स सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक नकारात्मक हो। सभी में जो हेल्पिंग वर्ब जो सकारात्मक में आ रही है वही नकारात्मक में आएगी, वही इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक में आएगी और प्रश्नवाचक नकारात्मक में आएगी। मगर ये दोनों
टेंस ऐसे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें सकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती और नकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब आना शुरू हो जाती है। तो यही टॉपिक हमको समझना है, जो बार बार में गलतियां कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम टू सेम लगते हैं। अब एक एक करके मैं इनको समझाता हूँ वन बाय वन। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का घर है और हम इसको इधर वाले को पास्ट इंडेफिनिट का घर बना देते हैं। अब मैंने आपसे कह दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, ये अफर्मेटिव शॉर्ट में लिख देते हैं, अफर्मेटिव और सकारात्मक, समझने की कोशिश करें। इसमें दो चीज़ बता रहा हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में भी दो चीज़ बता रहा हूँ मैं, कौन सी, सकारात्मक या अफर्मेटिव में कह सकते हैं हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ध्यान से समझ लेना दोस्तों, अगर ये चीज़ क्लियर कर ली तो आप टेंस के अंदर कभी भी रुक नहीं सकते, मात नहीं खा सकते, तो सीखना तो पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या है, अब इससे पहले बीच में बात रोक के मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से वीडियो देखे हैं आपने, 2 मिनट में टेंस को पहचाने, 5 मिनट में टेंस को पहचाने, 2 सेकंड में टेंस को पहचाने। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, जितना जल्दी हम ये चीज़ सीख सकें उतना अच्छा है। तो मैं टाइम का बाउंडेशन तो नहीं बता सकता, मगर ये ज़रूर बता सकता हूँ, आपको देखते के साथ ही आपको टेंस पहचानना आ जाएगा। अब जैसे थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको हिंदी में लिखा हुआ वाक्य पहचानना है, हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस पहचानना है और ये बताना है हिंदी के वाक्य को देखकर ये कौन सा टेंस का है, तो ध्यान रखना हिंदी में जो पहचान लिखी गई थी उस पहचान को देख के बताओगे। मैंने कहा था ना, पहचान उनका क्या है, पुत्र है, पुत्र पुत्रियां हैं, उनको देखकर हमें पिताजी का पता लगाना है। हिंदी वाक्य का तो पहचान कहाँ पर मिलेगी, लास्ट में, ध्यान रखना। जैसे ता है, वो किताब पढ़ता है, वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ चुका है, वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा था, वो किताब पढ़ चुका था, वो किताब पढ़ता था, वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, वो किताब पढ़ेगा, वो किताब पढ़ रहा होगा, वो किताब पढ़ चुका होगा और वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। तो हिंदी में अगर वाक्य पहचानने हैं आपको कि कौन से टेंस का है, तो पीछे का आपको देखना पड़ेगा, पीछे जाके लास्ट में सेंटेंस के जाके कि ये कौन सा टेंस है, उसको देखकर पता चल जाएगा। मैंने आपको पीछे वीडियो में टेबल बता चुका है। अब बात आती है हिंदी में पहचानना आ गया, हिंदी के सेंटेंस को देख के ये कौन से टेंस का है। अब मान लीजिए हिंदी में नहीं लिखा, आगे इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाता है कोई सा भी सेंटेंस, इंग्लिश में कोई सा भी सेंटेंस लिखा हुआ आ जाता है, तो उसको कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे आप, कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसको, ये कौन से टेंस का है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो हिंदी का वाक्य नहीं है, अब चल रहा है हमारे इंग्लिश का वाक्य। तो इंग्लिश के वाक्य को कैसे पहचानोगे, इंग्लिश के वाक्य को पहचानने का सबसे सरलतम तरीका है उसकी हेल्पिंग वर्ब से। उसकी हेल्पिंग वर्ब देखोगे तो आपको सेंटेंस पहचानने में आ जाएगा। जैसे इज आर एम, सर प्रेजेंट कंटिन्यूस, हेड पास्ट परफेक्ट, हेड बिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सेल बी विल बी, सर फ्यूचर कंटिन्यूस, हैज़ बिन हैव बिन नज़र आते ही आपको पहचानने में आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मैंने फॉर्मूला बताया था 2nd नंबर पे होता है, ध्यान रखना। हेल्प सब्जेक्ट के बाद में 2nd नंबर पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर एंड टाइम, ये आपका फॉर्मूला है। अब दोस्तों मैंने आपसे कह दिया कि किसी भी इंग्लिश में लिखे गए सेंटेंस को पहचानोगे किससे, हेल्पिंग वर्ब से। वैसा फिर विवाद वाली बात आ गई है, कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सकारात्मक में तो हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है। अब बताओ कैसे पहचानोगे। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, नहीं, देखो जब अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट के भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अब दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उनकी जो पहचान थी, उनकी गर्दन थी, वो तो हटा दी गई। अब धड़ को देख के कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का। तो दोस्तों फिर हम इसको पहचानेंगे किससे, मेन वर्ब से। ध्यान नोट कर लेना कापी में, वीडियो को पॉज करके और लिखते जाना स्टेप बाय स्टेप। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो
सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कौन से टेंस का है, तो हम पहचानेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट। देखो एक पहचान अगर हो जाती है तो पुलिस में कभी हो जाता है ना, जैसे कभी किसी का डेड बॉडी मिलती है, गर्दन नहीं है या कुछ नहीं है, तो उसको किससे पहचानने में आता है, हुलिये से। हुलिये का मतलब हमारी वेशभूषा, क्या पहन रखा था क्या नहीं पहन रखा था, वो सारी चीज़। क्योंकि प्राइमरी चीज़ तो हमारी क्या है, गर्दन। गर्दन को देखते पहचान लोगे, मगर यहाँ से तो दोनों गर्दनें हटा दी गई है। जब गर्दनें हटा दी गई तो धड़ से पहचानना है, और धड़ पर पहने हुए कपड़ों से ही आप उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, उसकी पहचान कर सकते हो। चलो फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। पहचानोगे कैसे, अगर सब्जेक्ट के बाद में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बाद में बता दूंगा, यदि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, नहीं आ रही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट। अब तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, यह सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। अब आ जाइए, ये हमने बात कर ली। अब इसका अगर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, कोई सा भी जमाना रहा हो, कोई सा भी काल रहा हो, कोई सा भी टेंस रहा हो, 4 बातें तो होती है। अब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। नकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब आने लग जाती है भाई साहब, कौन सी, डज और डू। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है, अब देखिए भाई, इसमें अब हेल्पिंग वर्ब आने लग गई इसमें। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा इसमें और चलेगा, ध्यान रखना। अभी मैं जनरल चीज़ समझा रहा हूँ आपको, जो थोड़ा सा जो गलती होती है वो चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब डज और डू आ गई, क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी ये आएगा। इंट्रोगेटिव अब समझ लेना ध्यान से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंट्रोगेटिव, और इसके बाद में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इन तीनों में ही डज और डू हेल्पिंग वर्ब आने लग जाती है। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इन तीनों में भी हेल्पिंग वर्ब आने लग जाती है। कौन सी, डिड। एक ही आती है, चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के साथ ये लगेगा। जब भाई साहब हेल्पिंग वर्ब आने लग गई, जब हेल्पिंग वर्ब आने लग गई तो सेकंड फॉर्म का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि अब किससे पहचानने लग जाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब से। अब देखिए, अब क्या होता है इसमें, जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो मैंने यहाँ पर बताई थी, अगर यहाँ पर नोट डाल के लिख रहा हूँ मैं, नोट डाल के, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। यदि सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के साथ साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कौन सा हो, सिंगुलर, ये ध्यान रखने वाली बात है भैया, है ना, गलतियाँ यहाँ पर होती हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक भी होना चाहिए और कर्ता सिंगुलर भी होना चाहिए, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, एस या ई एस, एस या ई एस। सकारात्मक भी हो वाक्य, यदि वाक्य सकारात्मक है, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सेंटेंस सिंगुलर तो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो है मगर वो नेगेटिव है, तो भी आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कौन सी, सेंटेंस सकारात्मक भी हो और कर्ता एक वचन भी हो, तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्रिया की जो प्रथम वर्ब जो आती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लग जाए, एस या ई एस। अब कन्फ्यूजन ये कोई नहीं पूछता, देखो भैया ये ऑनलाइन क्लास है, मतलब अपलोड एक तरीके से स्टूडेंट सामने नहीं बैठे होते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, कौन सी चीज़ समझ में आ रही है कौन सी नहीं आ रही, हमें पता भी नहीं चलता। नहीं तो वो उठ के भी पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़, तो इसमें लाइव क्लास में भी कमेंट के माध्यम से पता चल जाता है। तो ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, अब एस लगाऊं या ई एस लगाऊं, इसका भी तोड़ है, इसका भी जुगाड़ है, ध्यान रखना। ई एस कब लगाना है, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आएगी उसके एंड में एस, एच, ओ, एक्स आ जाए।
जब तो आप क्या लगा दीजिए ES, SHOX से, अगर जैसे मान लीजिए ये मेन वर्ब है, पुश है, पुश, इसके साथ S लगाऊं, ये ES लगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको अब मान लीजिए रीड आ गया, रीड में तो ये तो नहीं आ रहा ना SHOX, S लग जाएगा, क्यों, कब लगेगा, ध्यान रखना, जब सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ S या S लग जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, ध्यान रखना। अब इसमें भी चलते हैं हम, तो मैंने क्लियर कर ही दी थी। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, किससे पहचानेंगे, सेकंड फॉर्म से। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आने लग जाती है, डिड, तो सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी दोस्तों। अब इसका एक एक एग्जाम्पल लेके भी हम समझ लेते हैं, तो ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। रमन कक्षा में अंग्रेजी, रमन कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता है। दूसरा सेंटेंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इस जगह, हम कक्षा में अंग्रेजी सेम टू सेम सेंटेंस उधर भी लिखते हैं हम। रमन कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता था, रमन कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता था। और यहाँ पर लिख देते हैं हम कक्षा में अंग्रेजी हम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते। अब देखिए, सबसे पहले हिंदी सेंटेंस जो आता है उसको कैसे पहचानोगे, कौन से टेंस का है, पीछे आ रहा है ता है, ते हैं, तो मैंने ये तो पिछले वीडियो में बता दिया, प्रेजेंट टेंस के वीडियो में जाके देख लेना, पहचान तो मैंने बता दी थी। इधर आ रहा है ता था, ते थे। ठीक है दोस्तों, इसको बनाते हैं। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, वो सूत्र कौन सा है, देखो ध्यान से सुनने वाली बात है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और टाइम। दोस्तों अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आप कहीं पर भी रुक नहीं सकते, कहीं पर भी रुक नहीं सकते। मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पढ़ाना बहुत कुछ चाहता हूँ, सिखाना बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर टाइम का जो पाबंदी है, जो लिमिटेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इस फॉर्मूले के आधार पर हम कोई सा भी सेंटेंस हो वो बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले चेहरा ढूंढो, चेहरा ढूंढ लिया हमने, ता है, किसका बेटा है ये, किसका बेटा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये मैंने पहले की वीडियो में बता दी थी। ते हैं, ये पहचान आ गई, चेहरा आ गया। हिंदी वाक्य को पीछे से पहचानते हैं और इंग्लिश वाक्य के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहचानते हैं। तो ते हैं आ रहा है, तो किसका बेटा है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ताथा आ रहा है, ताथा पहचान देख ली, किसका बेटा है, पास्ट इंडेफिनिट का। तेथे आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का। और भी या ये आ जाता, वो वहाँ गया, वो वहाँ गई, हम वहाँ गए। ठीक है, अब बनाते हैं। तो सबसे पहले सूत्र के हिसाब से ऐसे उंगलियों पे लेके चलना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर टाइम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर टाइम, ऐसे जैसे गाना याद करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, काम को कौन कर रहा है, रमन। हो गया भैया, रमन। सबसे पहले देखना है ये वाक्य अफर्मेटिव तो है ना, रमन कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता है, तो अफर्मेटिव है। नेगेटिव में तो नहीं आ जाता, प्रश्नवाचक में क्या, कभी, कैसे, क्यों आ जाता, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट आ गया। दूसरे नंबर पे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है क्या, नहीं आती। जब नहीं आती है तो ज़बरदस्ती मत लगाओ, हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट किस पे पूछ जाओ, मेन वर्ब पे। मुख्य काम तीसरे नंबर पे आता है। मुख्य काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। देखो अब कंडीशन फुलफिल करो, नोट डाल के मैंने लिखा है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव भी है और सब्जेक्ट सिंगुलर भी है, सेंटेंस अफर्मेटिव भी है और सब्जेक्ट सिंगुलर भी है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, एस या ईएस।
अब या एस लगाऊं या ई एस लगाऊं, क्योंकि मैंने एक और बताया था एस या ई एस का भी जुगाड़ बता दिया था। एस एच ओ एक्स अगर लास्ट में आ जाए, मेन वर्ब की एंडिंग में आ जाए तो ई एस लगा दो, ये हो गया। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है, मेन वर्ब मैंने बता दिया इसके अंदर, ठीक है। मेन वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, काम क्या कर रहा है, काम का संबंध जिस चीज़ से है, जिस वस्तु से है, अंग्रेजी से है भैया। तो रमन टीचर्स इंग्लिश, क्या पढ़ाता है वो, अंग्रेजी पढ़ाता है। रमन टीचर्स इंग्लिश कर दिया, अंग्रेजी पढ़ाता है, सब ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है, अदर। कक्षा में, गली में, बाजार में, छत पर, बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर, जितने भी मेपर पे आते हैं वो अदर होते हैं। तो कक्षा में, इन द क्लास, ठीक है। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाएं तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बता देता हूं मैं। रमन कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता है, तो रमन कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव बनाते हैं। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब हमारा हो जाएगा नेगेटिव, ध्यान रखना। तो रमन, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आने लग जाती है, डज और डू। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। तो यहाँ पर सिंगुलर तो है सब्जेक्ट, देखो रमन, तो रमन के लिए आ जाएगा डज, ध्यान रखना। और सूत्र में सिर्फ एक चेंजमेंट कर दो, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाता है, क्या जाता है, नोट। तो ये लगा दीजिए नोट, रमन डज नोट, हो गया। अब इसका देखिए, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब। मेन वर्ब पढ़ाना, पढ़ाने को कहते हैं टीच। यस लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है ये। नेगेटिव सेंटेंस में केवल नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दिया मैंने, टीच। हाँ, ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे, इंग्लिश, वो पूरा इन द क्लास में लिख नहीं रहा, जगह की कमी, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बचा है, चाहता तो मैं यहाँ पर भी करवा दूँ उसको। नेक्स्ट वीडियो में जो हम एक साथ सारे के सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उसमें मैं वो चीज़ करवा दूंगा, अगला वीडियो उसी का आएगा। हम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। देखो सब्जेक्ट पहले तो पहचान लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट उंगली पे। हेल्पिंग वर्ब, सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, छोड़ दो। मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाते हैं, पढ़ाने को कहते हैं टीच। क्या इसमें एस या एस लगाऊं, क्या नहीं लगाऊं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। हमें एस या एस लगाने के लिए ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, अफर्मेटिव भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो। तो यहाँ पर तो अफर्मेटिव तो है पर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वी टीच इंग्लिश, आप कर लेना, इन द क्लास, ठीक है। अब देखिए इस पे आ जाते हैं हम। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर मैं आपको जो मिक्स करके बताएंगे एग्जाम्पल अगले वीडियो में उसमें समझा दूँगा। रमन कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता था, तो पहले समझो इस चीज़ को। यहाँ पर देखो ताथा आ रहा है, और सेंटेंस कौन सा है, ये अफर्मेटिव। कौन सा है ये, अफर्मेटिव, सकारात्मक। चलो सूत्र के हिसाब से सेंटेंस को हिसाब, ये सूत्र वही चलेगा, फॉर्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर एंड टाइम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रमन, ओके, ये रमन हो गया। हेल्पिंग वर्ब आती है कि भैया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, छोड़ दीजिए। मेन वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म आएगी तो मेन वर्ब है, पढ़ाना, पढ़ाने की सेकंड फॉर्म होती है टीच, टॉट, टॉट, TAUGHT। देखो भैया मैंने आपसे कहा था, अपने आप से वादा कर लेना 20 मेन वर्ब तो आपको डेली याद करनी पड़ेगी, और हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेन वर्ब का कुछ आपको PDF दे दूँ या फिर मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप उसमें से ले लेना। रमन टॉट आ गई, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी तो वैसा का वैसा, ये इन द क्लास कर लेना। इसका नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव जो बनाएंगे हम, देखो वही सब्जेक्ट तो आएगा, रमन हो गया, रमन। हेल्पिंग वर्ब आने लग जाती है कि नेगेटिव में, हाँ रमन कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था, नेगेटिव ये, तो नेगेटिव में डिड आने लग जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, और नेगेटिव में मैंने बताया था नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब की बारी है। मुख्य काम, मुख्य काम भैया सेकंड फॉर्म की कौन सी फॉर्म हो जाती है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सेकंड की फर्स्ट, तो टॉट की वापस से क्या हो जाएगी, टीच। हम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, देखो वी अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो टॉट इंग्लिश इन द क्लास। नेगेटिव में भी, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आने लग जाती है, डिड, नॉट, इंग्लिश
सॉरी टीच, टॉट की क्या हो गई टीच। देखो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी नेगेटिव में, अफर्मेटिव में तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो होती है, तो सेकंड की कौन सी हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म। तो वी डिड नॉट टीच इंग्लिश इन द क्लास। तो जाते जाते मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ। अब देखिए इसमें हम कैसे पहचान रहे हैं। हिंदी वाक्य तो हम पहचानना आ गया था, इंग्लिश वाक्य को देखो हिंदी नहीं आए भैया। रमन टीचर्स इंग्लिश इन द क्लास, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, नहीं आ रही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, नहीं आ रही, मेन वर्ब से पहचानेंगे, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। और फिर तो नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब आने लग जाती है, डू डज और डिड आने लग जाती है, वैसे पहचान लोगे। तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर ही समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। तो ध्यान रखना, अगर आपको ये वीडियो सार्थक लगे, आपको अगर कुछ समझ में आए, तभी वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके। क्योंकि अभी कंपटीशन का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है, रिट का आ चुका है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम से जिसके अंदर इंग्लिश तो आनी है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और इसमें से भी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा, मेरा और एफर्ट लगाऊँगा, क्योंकि क्या अनुभव से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।